ऑल राइट स्टूडेंट, वेलकम बैक। सो आज हम एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। सो ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, देखो जो बात है, बट कभी कभी एक दो क्वेश्चंस आ जाते हैं जो डायरेक्ट आते हैं, तो हम इसके इम्पॉर्टेंट पार्ट आज डिस्कस करते हैं। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ह्यूमन आई का बेसिकली इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लाइट कैसे एंटर होती है, कैसे एक विजन बनता है और कौन कौन से इसके इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो पहले मैं आपको इम्पॉर्टेंट पार्ट बता देती हूँ। आइरिस, इसके बारे में पढ़ना। कॉर्निया, इसके बारे में पढ़ना। कॉर्निया बेसिकली हम आई जब डोनेट करते हैं तो कॉर्निया डोनेट करते हैं, ठीक है। तो दिस इज वन थिंग। उसके बाद रेटिना, जिसपे इमेज फॉर्म होती है, ठीक है, इमेज फॉर्म होती है। इट्स अ काइंड ऑफ अ पर्दा, एक जैसे पिक्चर हॉल में एक पर्दा होता है ना जिसपे हम रिफ्लेक्शन देखते हैं, वैसे ही एग्जैक्टली आप समझ सकते हो। सिलेरी मसल्स जो आईज में आईज को कम लेंथ बढ़ाने और घटाने के काम आती है। आइरिस, द कलरफुल कलर होता है ना आई का, वो आइरिस का कलर होता है, ठीक है। एंड प्यूपिल इज अ स्मॉल होल जो इंक्रीज होता है ब्राइटनेस से और डिक्रीज होता है लो लाइट में। तो ये बेसिकली आई के बारे में है और यही क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैं इंपॉर्टेंट एरिया दिखाती हूँ। देखो, द लाइट एंटर्स द थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया। तो कॉर्निया क्या है? एक थिन मेम्ब्रेन है, डू रिमेंबर दिस। इट फॉर्म्स द ट्रांसपेरेंट बल्ज ऑन द फ्रंट सर्फेस ऑफ आई बॉल। तो आप ये देख सकते हो, ये जो बल्ज है, दिस इज व्हाट इट्स अ कॉर्निया, राइट। Then most of the reflection of for the light rays entering the eye occur of the outer surface. Mostly reflection cornea से होता है। Crystalline lens होता है। Finer adjustment focal length की require करता है। Different distance और retina. Basically focal length बढ़ाना घटाना भी कॉर्निया का काम है और रिफ्लेक्ट होती है ऑब्वियसली इमेज पे। जैसे अगर इसने आगे से यहाँ से एंटर करवाई लाइट तो यहाँ पे कहीं रेटिना पे बनेगा, अगर पीछे से करवाई तो यहाँ कहीं बनेगा रेटिना पे इमेज। तो मतलब रेटिना पे इमेज एडजस्ट कहाँ से होती है? कॉर्निया के फोकल लेंथ बढ़ाने और घटाने की वजह से। जैसे आपने कॉन्वेक्स लेंस देखा है ना, जो कॉन्वेक्स लेंस मैंने आपको पढ़ाया था, एग्जैक्टली आई का लेंस हमारा कॉन्वेक्स लेंस ही होता है, ठीक है। आइरिस क्या है? बिहाइंड द कॉर्निया, आइरिस इज अ डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल। तो प्यूपिल का साइज कौन कंट्रोल करता है? आइरिस। इम्पॉर्टेंट है। एंड आई टेल यू, कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, एवरीथिंग इज PYQ। पूछा हुआ है, कभी भी कोई भी पार्ट पूछ सकते हैं। तो मैं एक कभी मेंशन नहीं कर रही हूँ कि ये PYQ है, ये नहीं है, सभी PYQ है। तो एक साथ सारे नहीं पूछते, बट कभी कभी एक एक दो दो या फिर मैच द फॉलोइंग पूछ लिया, दैट व्हाट इज कॉर्निया, व्हाट इज आइरिस, एंड देन ये उनके फंक्शन, ये उनकी चीजें, देन मैच। तो इस तरह से पूछा हुआ है। The eye lens forms an inverted real image of the object on the retina. तो inverted और real image कौन बनाता है? Convex lens. So हमारी आईज का लेंस भी convex lens है। The retina is delicate membrane having enormous number of light sensitive cells. Now this is also important, ये भी PYQs है। Light sensitive cells get activated upon illumination and generated electric signals. तो वो जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स उसको मिलते हैं, वो क्या करता है? लाइट रिफ्लेक्ट होके आती है, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के फॉर्म में इसके पास रिसीव होती है, ये ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन के पास भेजता है, एंड देन ब्रेन फॉर्म्स द इमेज। तो हम देख पाते हैं, वो ब्रेन की वजह से देख पाते हैं। बेसिकली जो इमेज फॉर्म होती है वो ब्रेन की में होती है हमारी, ठीक है। सेंड टू द ब्रेन विया ऑप्टिक नर्व। देखो यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, तो ये ऑप्टिक नर्व का फंक्शन भी आपको इंपॉर्टेंटली याद होना चाहिए, ओके। डैमेज टू और मैल फंक्शन ऑफ एनी पार्ट विजुअल सिस्टम कैन लीड टू सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ विजुअल फंक्शनिंग। तो हर एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कॉर्निया हो, प्यूपिल हो, आई लेंस हो, एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर के ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है। इट्स अ liquid that is filled inside the cavity of eye, और वो हेल्प करता है रिफ्लेक्शन, और उसका एक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी होता है, मैं आपको दिखाऊंगी अगर आगे होगा तो, ठीक है। विट्रस ह्यूमर और एक्वस ह्यूमर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ लाइट टू द इलेक्ट्रिक
impulse. It is also important. इस लाइन को याद रखना, ठीक है. Like the retina or even the optic nerve that transmit these impulses to the brain. If it is damaged, it will result in visual impairment. और इस तरह की visual impairment largely correct नहीं हो पाती, ठीक है. Okay, when the light is bright, the iris contracts the pupil to allow less light to enter the eye, ताकि हमारी आई डैमेज ना हो. अब देखते होगे बहुत एकदम से सो के उठते हैं तो आंखें खुलती नहीं हैं. क्यों? क्योंकि एकदम ब्लैक से एकदम ब्राइट लाइट में आओ तो इट्स वेरी हार्मफुल. तो हमारी आइरिस उसको छोटी कर देती है पीपल को. जब डेम लाइट में जाओ तो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके खोलते होगे ताकि कुछ दिखे. तो उससे एक्चुअली क्या होता है कि हमारी आइरिस पीपल को बड़ा करती है ताकि जितनी भी अमाउंट ऑफ लाइट एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो सब अंदर जाए और दिखे हमको कुछ, ठीक है. तो ये कनेक्शन याद रखना. इट्स ऑल्सो PYQ. ऑब्वियसली मैंने आपको पहले बता दिया कि इसके सारे के फंक्शन PYQ ही है. नाउ पावर ऑफ अकोमोडेशन इज इम्पॉर्टेंट. इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है. द आई लेंस इज कंपोज्ड ऑफ फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल. इट्स कर्वेचर कैन बी मॉडिफाइड टू सम एक्सटेंट बाय द सिलेरी मसल. तो सिलेरी मसल मैंने जैसे आपको बताया था कि आईज के यहाँ पे होती हैं लेंस के, और लेंस की फोकल लेंथ बढ़ाने और घटाने में ये दोनों सिलेरी मसल हैं, दोनों तरफ बढ़ाने और घटाने में हेल्प करती है. When the muscles are relaxed, the lens become thin, और उसकी focal length increase होती है उसी के हिसाब से. तो that is what is mentioned here. Okay, if you are looking the object closer to the eye, ciliary muscle will contract. This increase the curvature of the eyelids. The eyelids then become thicker. ठीक है, जब पास में होता है तो thicker होता है, जब दूर होती है तो thin हो जाती है लेंस ciliary muscle की वजह से. ओके, तो द एबिलिटी ऑफ आई टू लेंस टू एडजस्ट दिस फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ अकोमोडेशन. और पावर ऑफ अकोमोडेशन जब खराब हो जाती है इंसान की तब हमको मायोपिया, हाइपरमायोपिया होता है. तो दिस इज व्हाट इज पावर ऑफ अकोमोडेशन. इसको प्लीज याद रखना, ये पूछा भी गया है, ऑप्शन में दे देगा. दैट पहले पूछेगा क्वेश्चन व्हाट इज पावर ऑफ अकोमोडेशन एंड द डेफिनेशन विल बी देयर. यू नीड टू बी वेरी केयरफुल. ओके, द फोकल लेंथ हमारी आईज की ना एक सर्टेन लिमिट के कम नहीं हो सकती है. इट्स लाइक हम सबसे कंफर्टेबली जो अपना डिस्टेंस देख सकते हैं अपनी आईज से सबसे पास इस 25 सेंटीमीटर. अगर आप 25 सेंटीमीटर से पास कोई ऑब्जेक्ट ले आओगे आपको धुंधला दिखेगा, आपकी आंखों में स्ट्रेन होगा, आप नहीं देख पाओगे. तो नियर पॉइंट ऑफ द आईज को भी बोलते हैं. ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखना. नियर पॉइंट ऑफ द आई हम 25 सेंटीमीटर को बोलते हैं इस डिस्टेंस को, ठीक है. ये बिना स्ट्रेन के यहाँ तक देख सकते हैं, इसके बाद स्ट्रेन आएगा. द फार्देस्ट पॉइंट अप टू आई विच कैन सी इज इनफाइनाइट. मतलब आप नॉर्मल आई से कितनी भी दूर तक देख सकते हैं, ऐसा कोई डिस्टेंस नहीं. आप जब बाहर जाते होगे कहीं देखते होगे, इवन पहाड़ पे या कहीं चोटी पे या फिर नॉर्मली भी आप देखते होगे, ऐसा कोई एरिया नहीं होता होगा कि जिसके बाद आपको दिखना बंद हो जाए. जहां तक आपकी नजर जा रही है आपको सब दिखता है. तो इट्स इनफाइनाइट, ठीक है. The crystalline lens of people at old age become milky and cloudy. This condition is called cataract, जिसको हम मोतियाबिंद बोलते हैं. तो इसमें क्या होता है, लेंस जो होता है मिल्की होता है, क्लाउडी हो जाता है. This cause partial or complete loss of vision. It is possible to restore vision through cataract surgery. बेसिकली उस लेयर को हटा देते हैं. तो ये आप याद रखिएगा कि ओल्ड एज में ज्यादा होता है. ओके, why do we have two eyes for vision, not just one? तो बेसिकली इसका भी एक कारण है. Wider field of view, 150 डिग्री with one eye, about 180 डिग्री with two eyes. तो हम देखते दोनों आईज से हैं अलग अलग, बट हमारा ब्रेन उसको इतने अच्छे से कोऑर्डिनेट करता है कि हमको एक ही पिक्चर देखती है. अब जब आप एक आंख बंद करके देखोगे तो आप देख सकते हो आप कितना देख पा रहे हो, दूसरी आंख बंद करके देखोगे तो आप देख सकते हो आपको कितना दिख रहा है, एंड देन जब आप दोनों आंख खोलोगे तो आप देख सकते हो ऑब्वियसली आप वाइडर चीजें देख रहे हो. Okay, so the ability to detect faint object is of course enhanced with two detected instead of one, obviously. और position जैसे कुछ एनिमल्स की हेड पे होती है, कुछ की बर्ड की होती है एक इस तरफ और दूसरी उस साइड. सो उनके रीजन है. कुछ एनिमल के हेड पे होती है ताकि वो प्रे को बहुत इजीली देख पाए, एंड कुछ की अलग अलग जगह पे होती है उनके रीजंस की वजह से. तो आप इस चीज को प्लीज पढ़ना, इट विल गिव यू क्लैरिटी. और क्वेश्चन आ सकता है.
ओके, डिफेक्ट ऑफ द विजन एंड देयर करेक्शन, दिस इज समथिंग इम्पोर्टेंट। तो पहला डिफेक्ट है मायोपिया, इसको बोलते हैं नियर साइटेडनेस, यानी पास का तो दिखता है बट दूर का नहीं दिखता है। ये जनरली हमारे एज के लोगों को होता है जो बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स पे काम करते हैं, उनके फोकल लेंथ की एबिलिटी, पावर ऑफ अकोमोडेशन खराब हो जाती है और फिर वो डिफेक्ट हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, द फार पॉइंट नियरर देन द इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से पास हो जाती है। सच अ पर्सन में सी क्लियरली अप टू डिस्टेंस ऑफ फ्यू मीटर, मतलब अब जो इन्फिनिटी पे हमारी नॉर्मल मैंने बताया था ना कि दूर का आप कहीं तक का भी देख सकते हो, बट मायोपिया के केस में दूर का आप कुछ मीटर्स तक देख सकते हो। और रेटिना में इमेज उनकी आगे बनती है, जैसे रेटिना ये है, यहाँ पे हमारी नॉर्मली बनती है, बट मायोपिया के केस में इमेज आगे बनती है यहाँ पर, इस वजह से दूर का नहीं देख पाते, इसके बाद नहीं देख पाते। तो इस डिफेक्ट में अराइज ड्यू टू द एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई और लेंस, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल भी हो जाती है। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉनकेव लेंस। तो ये क्वेश्चन आता है कि मायोपिया में करेक्शन में आप कौन सा लेंस पहनते हो, तो पहनते हो कॉनकेव। डाइवर्जिंग होती है, तो जब डाइवर्जन होती है तो यहाँ से कन्वर्ज जो लाइट हो रही है वो डाइवर्ज होकर रेटिना पे बनने लगती है, ठीक है। तो इसको याद रखना कि करेक्शन क्या है और दिखता क्या है। देन हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया इज फार साइटेडनेस, यानी दूर का तो दिखता है, ये बेसिकली ओल्ड एज में होता है, दूर का तो दिखता है बट पास का दिखना ना बंद हो जाता है। तो इस चीज में क्या करते हैं कि फॉर अ पर्सन इज फार्दर अवे द नॉर्मल पॉइंट दैट इज 25 सेंटीमीटर, मतलब उनका नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर से दूर हो जाता है। अब उनको 25 सेंटीमीटर तक भी नहीं दिखता है, उनको थोड़ा आगे तक की चीजें ही क्लियर दिख पाती हैं, पास की नहीं दिखती है। तो कीप अ रीडिंग मटेरियल बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर वो पढ़ नहीं पाते कंफर्टेबली, न्यूज़पेपर हो या कोई भी आपने देखा होगा लोगों को। सो इसमें क्या होता है, बिकॉज द लाइट रेज फॉर्म अ क्लोज बाय ऑब्जेक्ट ऑफ फोकस एट अ पॉइंट बिहाइंड द रेटिना। तो जो आप पास में ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसकी इमेज बिहाइंड द रेटिना बनने लगती है। और ऑफकोर्स अगर रेटिना के पीछे बन रही है इमेज तो वो ब्रेन तक नहीं पहुंच पाती। तो इस केस में क्या होता है कि आई बॉल बहुत स्मॉल हो गई होती है और इस केस में कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है, बिकॉज ताकि ये जो बाहर बन रही है इसको कन्वर्ज करके इस पॉइंट पे लाया जाए। तो जब कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है, कन्वर्ज होती है, पास में आती है और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है। तो आप प्लीज इस चीज को याद रखना करेक्शन में क्या यूज होता है। देन प्रेसबायोपिया इज समथिंग द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई यूजुअली डिक्रीज विद एजिंग, इसी को प्रेसबायोपिया बोलते हैं। नियर पॉइंट ग्रेजुअली रिसीड अवे, दूर चला जाता है, कंफर्टेबली एंड डिस्टिंक्टली विदाउट करेक्टिव आई ग्लासेस, तो वो नियर बाय ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाते। दिस डिफेक्ट इज नोन एज प्रेसबायोपिया। इसमें भी पास के ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते। इसमें होता क्या है एक्चुअली, इसमें लेंस में डिफेक्ट होता है, इसमें ग्रेजुअली वीकनिंग ऑफ सिलेरी मसल और डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस हो जाती है, और इस वजह से ये लोग बायफोकल लेंस यूज करते हैं जिसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों होता है, क्योंकि उनको पास और दूर दोनों का नहीं दिखता। अब ये क्वेश्चन आया हुआ है तो इसको बहुत अच्छे से देखना कि लेंस में अपर पोर्शन किसका होता है, लोअर पोर्शन किसका होता है। सो द अपर पोर्शन कंसिस्ट ऑफ कॉनकेव लेंस लाइक दिस, ऐसे होता है ये लेंस, आपने देखा भी होगा। सो दिस इज कॉनकेव, दिस वन इज कॉनकेव, एंड इसको नीचे से देखोगे तो ये यहाँ से कर्व है, ये उठा भी होता है थोड़ा सा नीचे से, दिस इज कॉन्वेक्स। तो ये अरेंजमेंट होती है प्रेसबायोपिया के पेशेंट्स के लिए, तो इसको प्लीज अच्छे से याद रखना। ओके नाउ इसमें बताया कि कौन कौन लोग डोनेट कर सकते हैं आइस, कौन कौन नहीं डोनेट कर सकते हैं। आई बैंक को कब बताना होता है, 10 से 15 मिनट के बीच डेथ के बाद एक इंसान के निकाल लेना होता है आइस, और बेसिकली वो डिफॉर्मेशन नहीं होती है, वो सिर्फ क्या करते हैं कॉर्निया निकालते हैं। तो 2 कॉर्नियर ब्लाइंड पीपल को एक पेयर ऑफ आइस क्या दे सकता है, विजन दे सकता है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना कि किन किन लोगों को अलाउ है, जैसे जिनको एड्स है, हेपेटाइटिस बी है और ये सब है, वो डोनेट नहीं कर सकते आइस, और कौन लोग डोनेट कर सकते हैं। तो इट इज इम्पॉर्टेंट, क्वेश्चन आए हुए हैं। इंपॉर्टेंट यही है कि आई का कौन सा पार्ट डोनेट करते हैं, तो कॉर्निया डोनेट करते हैं। ओके, सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म में क्या होता है, आपने देखा होगा कि एक लाइट रे जाती है और 7 में फॉर्म हो जाती है। सो बेसिकली
जब दो ट्रायंगुलर बेस एंड दो ट्रायंगुलर बेस और 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस जब मिलता है तो वो प्रिज्म बनता है. तो दिस इज व्हाट द प्रिज्म इज. प्रिज्म में आपको सिर्फ ये देखना है कि एग्जाम्पल कौन कौन सा है. एंगल ऑफ डेविएशन आपको इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. या आपको ये याद रखना है कि आप रेनबो कैसे देखते हो. तो रेनबो डिफ्रैक्शन से होता है, रिफ्रैक्शन से होता है, किस चीज से होता है. सो बेसिकली रेनबो होता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट से. रेनबो बनता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट से. इस चीज को याद रखिएगा. ओके, तो विबजॉर के बारे में आपको पता है. द बैंड ऑफ द कंपोनेंट इज कॉल्ड लाइट स्पेक्ट्रम. इसको लाइट स्पेक्ट्रम बोलते हैं. ये भी आई गेस सबको पता ही होगा. नहीं पता तो मैं बता दूं. जो एक यहाँ से व्हाइट लाइट जाती है, जो हम सन की लाइट होती है जिसमें सारे कलर होते हैं, उसको व्हाइट लाइट बोलते हैं. वो यहाँ पे जाके 7 कलर्स देती है, उसको व्हाइट लाइट स्पेक्ट्रम बोलते हैं. दिस इज व्हाट द स्पेक्ट्रम इज नोन एज, कि बहुत सारे कलर. ओके, द splitting of light into components of color is called dispersion, and this is the phenomena responsible for rainbow. ठीक है. तो रेड लाइट जो होती है वो सबसे ज्यादा बेंड होती है, और वॉयलेट नहीं, रेड लाइट सबसे कम होती है और वॉयलेट सबसे ज्यादा होता है. क्यों? क्योंकि रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है. जो मैंने आपको पढ़ाया था वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपको बताया था. और वॉयलेट की कम होती है वेवलेंथ. इस वजह से band of different colors is known as spectrum. Isaac Newton was the first to use the glass prism to obtain spectrum through the sunlight. It is important. पूछा अभी तक नहीं गया है बट पूछ सकते हैं, तो ध्यान में रखना. एंड जब हम दो प्रिज्म को ऐसे, एक यहाँ पे 7 लाइट्स दिया है, दूसरा यहाँ पे 7 लाइट से, फिर यहाँ पे व्हाइट लाइट देगा, तो दो को कंबाइन करते हैं तो वो ग्लास स्लैब बन जाता है और हमको वापस व्हाइट लाइट ही मिलती है. ओके, सो आइजैक न्यूटन के बारे में है कि सनलाइट मेड अप ऑफ 7 कलर्स बिकॉज इट इज व्हाइट लाइट. एनी लाइट दैट गिव्स स्पेक्ट्रम सिमिलर टू द सनलाइट इज ऑफन रिफर्ड टू एज व्हाइट लाइट. नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयरिंग इन द स्काई आफ्टर द रेन शावर. होता क्या है कि सनलाइट का डिस्पर्जन होता है, जिसमें मैंने आपको बताया. रेनबो कैसे बनता है? डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट. किससे होता है? वाटर ड्रॉपलेट्स जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं, और फिर हमको रेनबो दिखता है. रेनबो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन ऑफ सन में बनेगा, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है. वाटर ड्रॉपलेट्स कैसे एक्ट करती हैं? प्रिज्म के जैसे. रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट ऑफ सनलाइट, रिफ्लेक्ट इट इंटरनली एंड फाइनली रिफ्लेक्ट इट अगेन व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द रेन ड्रॉप. बेसिकली यहाँ से सनलाइट गई, इस पे टकराई तो रिफ्रैक्शन हुआ. तो एंगल दोनों का सेम नहीं होगा. रिफ्रैक्शन हुआ, इससे जब बाहर आई तो ये रिफ्रैक्ट होके आई एंड देन फिर डिस्पर्स भी हो गई. तो ऐसे रेनबो बनता है. ठीक है. तो रेनबो ऑन अ सनी डे व्हेन यू लुक एट द स्काई वाटरफॉल इज द थ्रू अ वाटर फाउंटेशन सन बिहाइंड यू. तो जब सन पीछे होता है, आगे वाटरफॉल होता है, तो आपको एक रेनबो दिखता है. तभी दिखता है, अदरवाइज हर टाइम पे वाटरफॉल पे रेनबो भी नहीं दिखेगा. इस चीज को ना याद रखना है, इट्स इंपॉर्टेंट. ओके, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से क्या होता है? रैंडम वेवरिंग और फ्लिकरिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट सीन थ्रू द टर्बुलेंस ऑफ स्ट्रीम ऑफ हॉट एयर. बेसिकली जो हॉट एयर की वजह से और कभी कोल्ड एयर की वजह से जो पार्टिकल्स होते हैं ना एटमॉस्फेयर में, वो रिफ्रैक्शन ऑफ एयर कॉज करते हैं. उसकी वजह से होता क्या क्या है मैं वो बताती हूँ आपको. रिफ्रैक्शन यहाँ पे कैसे होता है कूलर एयर और हॉटर एयर में, और अर्थ के एटमॉस्फेयर में कैसे रिफ्रैक्शन होता है, ये यहाँ पे बताया गया है. बट जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स का एग्जाम्पल है. ये पूछते हैं किस लिए होता है, हमको ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्यों दिखती है? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन. सिंपली इंपॉर्टेंट एंड PYQ, इसको याद रखना बस. ठीक है. इसको थोड़ा पढ़ सकते हो कि क्यों होता है, किस लिए होता है. द स्टार बेसिकली एटमॉस्फेयर में से जो लाइट वेव आती हैं, टकराती हैं और फिर रिफ्रैक्ट होती हैं, तो हमको लगता है कि वो ट्विंकल कर रहा है. अभी तो हमने वहां देखा था, अभी वहां दिख रही है, तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स दिखने लगती है. ठीक है. पॉइंट साइज ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट इंपॉर्टेंट है, तभी ट्विंकलिंग दिखेगी. तो इस वाले चीज को पढ़ लेना, बट ये याद रखना जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताया, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट इज बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. यहाँ पे है,
यहाँ पे हमको सन दिखता है जबकि वो डूब चुका होता है। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में लाइट रेज इतनी रिफ्रैक्ट होकर हमारे पास आती हैं कि हमको बाद में दिखता है। तो आप इस चीज को प्लीज याद रखना, इसको और इसको बहुत अच्छे से पढ़ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स, इसकी हर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डू रिमेंबर दैट। एंड दैट स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से क्या होती है, हमको हमारा स्काई ब्लू दिखता है। क्यों? क्योंकि ब्लू की वेवलेंथ बहुत होती है, तो बाकी सारे तो स्कैटर हो जाते हैं क्योंकि वेवलेंथ बहुत कम है। जैसे वॉयलेट सबसे पहले चला जाता है, देन इंडिगो जाता है, देन ऐसे ऐसे करके। बट जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है दैट इज ब्लू। सबसे ज्यादा तो नहीं है बट वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से हमको वाटर का डीप सी का कलर ब्लू दिखता है। और सनराइज और सनसेट के टाइम पे रेड हमको सनसेट दिखता है। क्यों? क्योंकि वेवलेंथ रेड की सबसे ज्यादा है। एंड ब्लू स्काई क्यों दिखता है? वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से और स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। अदरवाइज ब्लू थोड़ी होता है, वो कलर हमको सिर्फ ब्लू इसलिए दिखता है क्योंकि स्कैटर हो रही होती है लाइट, हमको ब्लू विजिबल होता है। आप ये पढ़ना अच्छे से, आपको समझ में आएगा। बट यही है। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? हेटेरोजेनस मिक्सचर पार्टिकल्स जो होते हैं ना, ऐसे होते हैं कि उसमें अच्छे खासे अमाउंट ऑफ पार्टिकल होते हैं। तो जब लाइट उसमें आती है तो ऐसे ऐसे वो टकरा टकरा के इधर उधर जाते हैं, डेविएट होते रहते हैं। एक पार्टिकल से टकरा के दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, तो अपना अलग ही जिगजैग पाथ बनाते हैं। उसको टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। और ये किस में होता है? कोलोइडल पार्टिकल में। ये मैंने आगे आपको पढ़ाया हुआ है, तो ये देखिएगा। तो scattering of light makes the particle visible. Tyndall effect can also be observed in when the sunlight passes through a canopy of dense forest या tiny water droplets and mist. तो एग्जाम्पल ये इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, PYQs भी हैं, तो इन चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ना है हमें। वेरी फाइन पार्टिकल स्कैटर मेनली ब्लू लाइट। तो लार्जर द साइज ऑफ द स्कैटर लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ, large enough then the scattered light may appear white. अगर वो बहुत बड़े पार्टिकल है तो हमको स्कैटर लाइट व्हाइट दिखेगी। ठीक है, तो इस चीज को क्लियरली अपने दिमाग में रखना। Why the color of clear sky is blue? Because the molecule हमारे एयर में होते हैं, एटमॉस्फेयर में, वो स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट, उनसे छोटे होते हैं साइज में, और इसीलिए मोर इफेक्टिव इन स्कैटरिंग लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ एट द ब्लू and then light of the longer wavelength at the end red. तो ब्लू और रेड को वो स्कैटर कर पाते हैं और इसीलिए हमको ब्लू दिखता है। रेड लाइट की वेवलेंथ 1.8 टाइम्स ग्रेटर देन ब्लू लाइट है। द फाइन पार्टिकल्स इन द एयर स्कैटर द ब्लू कलर, क्योंकि वो शॉर्टर है बट मोर स्ट्रॉन्गर देन द रेड है। ठीक है, तो इस चीज को पढ़ना आप। बेसिकली वो क्वेश्चन सिर्फ ये आता है कि ब्लू क्यों दिखता है, तो ये वर्ड आपको याद रखना। एक्सप्लेनेशन आपको वहां लिखनी तो है नहीं, बट लाइट ब्लू क्यों दिखता है, रेड क्यों नहीं दिखता है, उसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है। क्योंकि ब्लू स्ट्रॉन्गर है बट यस वेवलेंथ में उससे कम है, तो जो स्मॉलर पार्टिकल होते हैं वो कम वेवलेंथ वाले को ज्यादा स्कैटर करते हैं, ये उसका रीजन है। द स्काई वुड हैव लुक डार्क, अगर स्काई अपीयर्स डार्क होता है पैसेंजर फ्लाई एट वेरी हाई एल्टीट्यूड। इसका मतलब ऑब्वियसली वहाँ पे, क्योंकि बहुत हाई एल्टीट्यूड पे पार्टिकल्स नहीं होते ना, पार्टिकल्स तो ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। जब बहुत हाई एल्टीट्यूड में आप जाते हैं तो आपको डार्क स्काई दिखता है, तो इसका मतलब स्काई का कोई कलर नहीं है, वो लाइट की रिफ्लेक्शन और स्कैटरिंग है। तो ये वाला एग्जाम्पल आप पढ़ लेना प्लीज, ये इंपॉर्टेंट है एंड दिस अरेंजमेंट इज इंपॉर्टेंट। बेसिकली जो टर्मिनोलॉजीज मैंने आपको बताई, ये हमको होराइजन पे क्यों दिखता है सन, ओवरहेड बेसिकली स्कैटर होती है लाइट, थिक लेयर, और हमारे आंखों तक पहुंचने में टाइम लगता है। जब तक हमारी आंखों तक पहुंचती है सन एक्चुअली होराइजन पे जा चुका होता है, बट हमको दिखता यहाँ पर है, यही उसका रीजन है। उसको पढ़ना ही एक्सप्लेनेशन को। ठीक है, लाइट फ्रॉम सन ओवर द हेड ट्रैवल शॉर्टर डिस्टेंस नून में। सो ये सारी चीजें हैं। बस ये जो बाकी चीजें मैंने आपको बताई, दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग्स। इससे क्वेश्चंस आए हुए हैं, एक साथ नहीं आते बट ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी आए हुए हैं। तो जो मैंने आपको बताया, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, व्हाई स्काई इज ब्लू, हमको सनसेट और सनराइज क्यों के टाइम पे, ये इन दो में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको कि सनसेट और सनराइज के टाइम पे कौन सा फिनोमेना यूज होता है, कि हमको रेड दिखते हैं वो अलग फिनोमेना है,
और सनसेट होराइजन पे है और यहाँ दिख रहा है, वो अलग फिनोमेना है। ठीक है, उस फर्स्ट वाला फिनोमेना रेड क्यों दिखता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से दिखता है। ठीक है, नहीं, रेड हमको दिखता है रिफ्रैक्शन ऑफ, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। एंड सॉरी रेड हमको दिखता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से, और होराइजन वाला हमको दिखता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। तो इस चीज को याद रखना, इट्स इंपॉर्टेंट। एंड देन ऑफ कोर्स जो मैंने आई के पार्ट आपको बताए, आईज में से वो क्वेश्चन आते हैं। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स। तो आप अच्छे से इन सब चीज़ों को पढ़िए, एंड कोई भी डाउट होता है डिस्कशन ग्रुप में डू आस्क मी। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे एंड ऑल द बेस्ट।